पढ़ेंगे जरा। स्वेलिंग होना है, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, डिफिकल्ट इन स्वॉलोइंग, परसिस्टेंट कॉफ, ये सब कुछ सिम्टम्स है कैंसर के। कुछ कुछ है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ये सब चीज हो। टाइप्स ऑफ कैंसर, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। कार्सिनोमा कैंसर कहने का मतलब कैंसर ऑफ ग्लैंड, लंग्स, ब्रेस्ट, पैनक्रियाज एंड स्टोमक, इसको हम लोग कहेंगे कार्सिनोमा। फाइन। सार्कोमा कैंसर कहने का मतलब होगा कैंसर यदि बोन का हो, मसल्स का हो, है ना, कनेक्टिव टिश्यू का हो, उसको हम लोग कहेंगे सार्कोमा। सार्कोमा का मतलब ही समझ जाना है, इट इज टाइप ऑफ कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया, ये ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको ल्यूकेमिया कैंसर कह सकते हैं या सिंपली ल्यूकेमिया कहेंगे। और सर इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाइट ब्लड सेल्स ही लिखा हुआ है, ठीक ना। ठीक है, तो उसको हम लोग एनीमिया कंडीशन देंगे, ल्यूकेमिया ना देंगे, एनीमिया कंडीशन देंगे। ठीक है, एनीमिया कंडीशन देंगे, ANAEMIA। ठीक है, डिक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन, या आरबीसी का इम्बैलेंस हो जाना शरीर में, कंसंट्रेशन इम्बैलेंस हो जाना। फाइन। नेक्स्ट मेटास्टासिस, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। मेटास्टासिस का मतलब क्या होता है ना। मेटास्टासिस कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल कैंसर बॉडी के एक पोर्शन में हुआ है ना, उस पोर्शन से वो कैंसर ट्रैवल करके कहीं दूसरे जगह भी जाएगा और डेस्टिनेशन पे जाने के बाद कैंसर कोज कर सकता है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन के केस में कैंसर और ट्यूमर एक ही एरिया में कन्फाइंड रहता है, लिमिटेड रहता है। बेनाइन ट्यूमर यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है बेनाइन ट्यूमर, यहाँ पे बेनाइन ट्यूमर इतना हार्मफुल नहीं रहता है, इतना डेंजरस नहीं रहता है। इसलिए नहीं रहता क्योंकि सच कैंसर इज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर एरिया ओनली। मैलिग्नेंट ट्यूमर माइग्रेट करता है, माइग्रेशन शब्द सही नहीं रहेगा, फैलता है, ये सही है। एक जगह यदि ट्यूमर हो रखा है, फॉर एग्जांपल आर्म्स में ट्यूमर हो रखा है, तो उसके चलते ट्यूमर लेग में भी हो सकता है। फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है मेटास्टासिस। मेटास्टासिस इंपॉर्टेंट आप लोग के लेवल पे। हाँ, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि कैंसर हो रहा है कि नहीं। डायग्नोसिस कैन बी डन बाय एंडोस्कोप एंड बायोप्सी। टिश्यूज को जांचेंगे हम लोग, टिश्यूज को देखेंगे, कहीं एंड्रोमोस ग्रोथ तो नहीं ना शो कर रहा है, कहीं ज्यादा ग्रोथ तो नहीं ना शो कर रहा है, अनकंट्रोल तरीके से ग्रोथ तो शो नहीं कर रहा है, ये डिटरमाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योर रेडियोथेरेपी है, केमोथेरेपी है, सर्जरी है ना, और भी बहुत सारा टेक्निक अगर बायोप्सी सर हाथ के टिश्यू का किया जा रहा है तो सर क्या ये बात पता, मतलब अगर लेग में कैंसर डेवलप हो रहा है तो सर उसका कुछ जानकारी मिल सकता है? नो नो नो, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कैंसर किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है ना, तो उस पर्टिकुलर टिश्यूज को, सैंपल्स को ही हमें डायग्नोज करना पड़ेगा, है ना। ये पैथोजेनिक तो है नहीं ना, क्योंकि पैथोजेंस तो पूरे शरीर में घूमते रहते हैं ब्लड के थ्रू। ब्लड टेस्ट किए तो पता चल जाएगा कि पैथोजेंस प्रेजेंट है कि नहीं है। ये तो हो रहा है सेल की गड़बड़ी के चलते, तो उस पर्टिकुलर सेल को हम डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है जिसे कैंसर को उसका इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज कर दिया जा सके? हाँ, दैट इज पीसीआर। ठीक ना, पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, एलाइजा है, ये सब कुछ टेक्निक्स है ना। पीसीआर के अंदर हम लोग करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, है ना। तो इसके इन सभी के मदद से हम लोग जान सकते हैं कि कुछ कुछ डिजीज अर्ली स्टेज, कुछ डिजीज जो अर्ली स्टेज में है उनको हम लोग जान सकते हैं पीसीआर से और एलाइजा से, है ना। एलाइजा एक्चुअली जांच करता है प्रोटीन्स को,
है ना। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल बॉडी फंक्शन कर रहा है, फाइन। एबनॉर्मल कंडीशन में एक पर्टिकुलर प्रकार का प्रोटीन आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोटीन को ही डायग्नोस करते हैं हम लोग। सो प्रोटीन की डायग्नोसिस के लिए वी यूज ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, फाइन। अब मान के चलो डीएनए आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया शरीर में, है ना, या फिर डीएनए में गड़बड़ी हो गया, तो वो गड़बड़ डीएनए को डायग्नोस करने के लिए वी यूज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। उसके बाद फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, एक्सरे किया जाता है ना, तब जाके पता चलता है कि हाँ डीएनए में गड़बड़ी हो रखा है, म्यूटेशन हो रखा है ना। यू विल गेट टू नो इन हायर क्लासेस, ठीक है। और ओरिजिनल प्रोसेस कैसे करा जाता है, यदि आप इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे ग्रेजुएशन में तब पता चलेगा, है ना, या फिर पैथोलॉजिकल ये करोगे आप, वर्कशॉप करेंगे तब जाके पता चलेगा, है ना। PCR हमने करा है, ELISA हमने करा है, लेकिन वो कैंसर के लिए नहीं करा है ना। पर्टिकुलर प्रकार का प्रोटीन कॉटन सीड के अंदर बन रहा है कि नहीं, ये डायग्नोस करने के लिए हमने ELISA करा है। पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट कॉटन के अंदर गया कि नहीं, मेज के अंदर गया कि नहीं, टोमेटो के अंदर गया कि नहीं, इस चीज को डायग्नोस करने के लिए हमने PCR करा है, ठीक है। और कुछ बोलेंगे? कैंसर का प्रोटीन से क्या रिलेशन? क्या क्या? सर कैंसर का प्रोटीन से क्या लेना देना है? सी, हमारा शरीर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, अब नॉर्मल फंक्शन कर रहा क्योंकि सिग्नल उस तरीके से आया शरीर में, सेल के पास, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जनरली प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, पॉलीपेप्टाइड से बने हुए रहते हैं, तो वो पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को डायग्नोस करते हैं कि वो गड़बड़ी पहुंचाने वाला पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है कि नहीं ये बॉडी में, है ना, ठीक है। के इस तरीके से है, गड़बड़ सिग्नलिंग हुआ, सिग्नलिंग भी प्रोटीन के चलते हो, तो प्रोटीन को डायग्नोस करेंगे हम लोग, फाइन। और पूछें? इसके अलावा और भी टेक्निक है, डीएनए में म्यूटेशन हो रखा है, उस म्यूटेशन को जान सकते हैं हम लोग PCR से। हाँ नेक्स्ट। और सर हाँ बोले। सर ये जो टाइप्स ऑफ कैंसर दिया हुआ है, सिर्फ हाँ। मतलब 3 टाइप जो है सर, हाँ। इतना ही टाइप्स का कैंसर होता है मतलब? ना, और भी बहुत सारा होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, आप लोग के लेवल पे इतना ही दिया गया है ना, इतना ही लिमिट नहीं है, और भी है। सर तीनों के सिम्टम सेम ही है? सिम्टम्स मोटा मोटी सेम रहेगा, उस पार्टिकुलर ऑर्गन का स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, उस पार्टिकुलर एरिया में बदलाव आना है, मोटा मोटी एक ही तरीके से रहना है सिम्टम्स। और सर कैंसर के साइंस? अरे यार मैं डॉक्टर नहीं हूँ, यू गाइस आर आस्किंग लाइक आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम टीचर, ठीक है। जिस तरीके से तुम लोग सवाल कर रहे हैं ना, you will get to know all these answers when you will study in MBBS, ठीक है। obviously डिफरेंस तो होना ही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होना है। और क्वेश्चन पूछेंगे? क्या पूछिए अभी क्वेश्चन? अभी क्या पूछी तुम? दीक्षा, दीक्षा नाम है ना? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, योर नेम दीक्षा ना? नो सर, आद्या। आद्या, हाँ आद्या, बोलो क्वेश्चन बोलो, देखते हैं, कोशिश करते हैं, वो हम भी जानते नहीं हैं। सर, जितना था वो पूछ लिए, अब नहीं है। ठीक 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 है, अच्छा है, ठीक है, क्यूरोसिटी अच्छा है, ठीक ना। तो यदि आपको कुछ ज्यादा जानना है तो इस पे आर्टिकल्स अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू दैट, ओके, है ना। और डिटेल्स में आप जानोगे व्हेन यू स्टडी इन MBBS, फाइन। MBBS नहीं भी करोगे तो पैथोलॉजिकल स्टडीज भी होती है, जो डायग्नोस करने की टेक्निक्स बताया जाता है, इन दैट टेक्निक आल्सो यू विल नो, ठीक ना, क्या डिफरेंसेस होते हैं ये सब, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज HIV एड्स। ओके, नेक्स्ट इज एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, नाम सुनेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, है ना। हमने एक्वायर करा है, इम्यूनिटी में डिफिशियंसी एक्वायर करा हमने, मतलब हम ये प्राप्त नहीं करे हैं अपने पेरेंट्स से। ओके ओके, दिस इज क्या बोलेंगे, कॉन्जेनाइटल और क्रॉनिक डिजीज। कॉन्जेनाइटल मीन्स कॉन्जेनाइटल डिजीज, क्रॉनिक डिजीज बताए कि नहीं आप लोगों को मैंने? इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, दैट इज कॉन्जेनाइटल हो गया। कॉन्जेनाइटल। एंड सर एड्स इज द अदर वन, क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी इनकाउंटर करा गया है जिसमें कॉन्जेनाइटल के अंदर भी रखा जा सकता है ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है। ठीक है, सी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। फर्स्ट टाइम तो ये एक्वायर किया जाता होगा ना? एक्वायर तो करेगा कोई, तो एक्वायर सारा डिजीज किसी ने तो एक्वायर करा ही होगा ना, किसी ने तो एक्वायर करा ही होगा ना पहली बार तो। सर इसके क्या कहेंगे हम लोग, पार्शियली कॉन्जेनाइटल पार्शियली क्रॉनिक? किसके किसके बारे में? सर ये एड्स। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, WHO की तरफ से अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। हाँ, यदि हमसे पूछा जाए कि इस क्या बोलेंगे, डिफाइन करें क्या है ये, क्रॉनिक है या कॉन्जेनाइटल है, तो आई कीप इन क्रॉनिक डिजीज, है ना, इसको क्रॉनिक के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, हटाइए वो सब डिस्कशन नहीं करना, हमें यहाँ पे जानना है एक्चुअली में एड्स है क्या, है ना। एड्स एक प्रकार का डिजीज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है और बहुत सारी बीमारियां एक साथ आने लगता है ना। तो यहाँ पे शब्द यूज किया जाता है सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनिटी में डिफिशियंसी होने लगेगा और बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगेंगे हमारे शरीर में। द कलेक्शन ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड सिंड्रोम। कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड सिंड्रोम। ओके, कॉजेटिव एजेंट क्या है? इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। ठीक है, HIV इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर एड्स। इसको हम लोग रेट्रो वायरस भी कहते हैं। इसके बारे में पूछ सकते हैं सर, रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है? ठीक है, रेट्रो वायरस उसको कहते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल, है ना, RNA से बना है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन HIV का करने के बाद, ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? ठीक है, करने के बाद DNA बना लेगा। ठीक है, एज पर माय नॉलेज कहा जाता है, कहा क्या जाता है, इट इज प्रूव दैट सबसे पहले ही ह्यूमन बीइंग में आया था अर्ली 80s में, 1980s में आया था, 1980s में आया था अफ्रीकन में, है ना। अफ्रीकन वहाँ पे जो मंकीज होते हैं और ओरंगुटेन होते हैं उनमें पहली बार इनकाउंटर करा गया था, है ना। 83 के आसपास ये पहली बार ह्यूमन बीइंग में इनकाउंटर करा गया था, है ना। बंदरों से कहा जाता है, बंदरों वाले जो फैमिली होती हैं, लंगूर, बंदर और ओरंगुटेन है, ठीक ना, इनमें पहले था, उससे ये माइग्रेट करा है ह्यूमन बीइंग में 83 के आसपास। अरे तो ये ह्यूमन बीइंग को जब हुआ तब ये इसे नहीं कह सकते कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज कह सकते हैं, कम्युनिकेबल कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग कम्युनिकेबल उसके लिए कहते हैं जो कि तुम्हारा एयर के थ्रू, ठीक ना, वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल जाए, है ना। यदि कोई बच के रहना चाहे तो भी मोटा मोटी ग्रसित हो ही जाएगा इन केस ऑफ कम्युनिकेबल, है ना। ऑलमोस्ट सभी को तो हम लोग कम्युनिकेबल कह ही सकते हैं जो पैथोजेनिक द्वारा हो रहा है ना। यदि आप टेक्निकली रिलेट करना चाहोगे
तो पता चलेगा कि जो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है और इंटरनल फैक्टर के चलते बीमारियां हो रही हैं उनको छोड़ दे तो सारा का सारा तो कम्युनिकेबल ही हो जाएगा, है ना। तो कम्युनिकेबल में हम उसको रखते हैं जो फ्रिक्वेंटली बहुत तेजी से फैलता है ना। जैसे कि चाइनीज 19, ओके, चाइनीज 19 डिजीज हाईली कम्युनिकेबल है, बहुत तेजी से फैल रहा है ना। एड्स बहुत तेजी से नहीं फैल रहा है क्योंकि एड्स का फैलने का जो कंडीशन है वो थोड़ा स्पेशल है ना। ओके, मलेरिया भी तो हम कम्युनिकेबल बोल सकते हैं। फिर आपके घर में 2 लोग हैं, एक को मलेरिया हो रखा है, को नहीं हुआ है, मच्छर उसको भी काटेगा, तुम्हें भी काटना शुरू कर देगा, तो कुछ दिन बाद दोनों लोग ग्रसित हो जाएंगे, ये भी कम्युनिकेबल हो गया ना। तो यहाँ पे कम्युनिकेबल कहने का मतलब जो तेजी से फैल रहा हो, जल्दी फैल जा रहा हो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, सर। How does a person- हाँ बोलो। सर रेट्रोवायरस ग्रुप ऑफ वायरसेस मतलब सर वायरसेस कौन कौन से ग्रुप में क्लासिफाई किया गया और किस बेसिस पे? बेसिस से इनका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक ना। जेनेटिक मटेरियल है, इनका जो स्ट्रैंड होता है किस प्रकार का स्ट्रैंड है उसके बेसिस पे, कैप्सूल है कि नहीं है, एनवेलप है कि नहीं है, ओके, स्ट्रक्चर कैसा है, एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर है या 2 प्रकार का स्ट्रक्चर है, ठीक ना। तो इसके बेसिस पे वो वायरोलॉजी एक चैप्टर आता है या फिर एक वायरोलॉजी स्टडी ही है। वायरोलॉजी पढ़ोगे तब जाके पता चलेगा कि कितने प्रकार के वायरस होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करी जाती है ना। तो स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे ही, जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर पे ही किया जाता है ना। और ज्यादा डीप में हमको भी नहीं पता है क्योंकि हम भी ज्यादा वायरोलॉजी पढ़े नहीं है ना। उसमें होते हैं प्लस माइनस, सिमिलैरिटी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बाइफेगिक बोलते हैं उसको, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, लाइसोजेनिक कर रहा है या लाइटिक कर रहा है ना। सो मेनी आर देयर, रिप्रोडक्शन है, होस्ट कौन सा है, होस्ट के बेसिस पे हम वायरस को ब्रॉडली कैटेगराइज करा है 3 ग्रुप में, ठीक ना। एनिमल को हार्म करने वाला, जूफैगिनी, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला फाइटोफैगिनी, ठीक ना। और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला बैक्टीरियोफाज कहा जाएगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। और कोई क्यूरीज है? ठीक है, वेट अ मिनट, सर ठीक है। हम एक बैक्टीरियोफेज से एंटीबायोटिक डिराइव किया जा सकता है? लेट मी आई एम कमिंग, सीधा 2 मिनट रुकेंगे, आई एम टेकिंग 1 इंजेक्शन, ओके, आई एम कमिंग बैक, फाइन, रुकेंगे बस 2 मिनट।
हाँ आद्या, कुछ बोल रहे थे आप? आद्या? नहीं सर। हाँ हाँ, यू आर आप आस्किंग बैक्टीरियोफाज। हाँ, बैक्टीरियोफाज कुछ कर सकते हैं। यू आस्क्ड अ क्वेश्चन। कौन सा सर क्वेश्चन था? लक्ष्य asked that सर question. क्वेश्चन था कि बैक्टीरियोफेज से एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग स्टडी कर रहा है, एक अकेले स्टडी कर रहा है या तुम्हारे आसपास कोई बैठा हुआ है, या फिर तुम लोग ये सवाल अपने से पूछ रहे हो? यदि सर अपने से पूछ रहे हो तब, यदि अपने से पूछ रहे हो तो आई एम वेरी हैप्पी, ठीक ना? आई एम वेरी हैप्पी। आपने कहा कि बैक्टीरिया के लिए थोड़ा हार्मफुल है इसलिए पूछा। ठीक ना? ओके, तो क्या बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल करके हम लोग एंटीबायोटिक बना सकते हैं कि नहीं? इट वाज योर क्वेश्चन लक्ष्य। लेट मी थिंक, यस सर। लेट मी थिंक। एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करता है। सर सर हम प्रोडक्शन, अपना व्यूज एक्सप्रेस करें इस पे थोड़ा सा। वेट। सी, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए वी यूज फंजाई, बैक्टीरिया, हेलमिंथीज, है ना? इन सभी ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट आल्सो हेलमिंथीज। खास करके बैक्टीरिया और फंजाई का इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। वायरसेस के लिए हम लोग, सॉरी, वायरस का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। ओके, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए हम लोग वायरसेस का इस्तेमाल नहीं करते। एंड बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस। बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस हार्मिंग द बैक्टीरिया, है ना? तो वायरस का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल लाइफ में नहीं करते, बायोटेक्नोलॉजी में करा जाता है, वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वायरस हमारे लिए हार्मफुल है, यूजफुल है ही नहीं। प्रोडक्शन तो भूल ही जाओ, है ना? प्रोडक्शन तो भूल ही जाओ। हाँ, बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल हम लोग इम्यूनाइजेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये भी टेक्निक अभी तक आया नहीं है, है ना? चांसेस इज देयर वी कैन जनरेट, लेकिन अभी किसी ने करा नहीं है। वायरसेस का इस्तेमाल करके, है ना, इम्यूनिटी प्राप्त कर लेना। फाइन। हाँ जी, who was about to express her view? हिमांगी, सर आई हाँ, टेल मी। सर मेरे को ऐसा लगा कि सर वो एक वायरस है जो बैक्टीरिया को टारगेट करता है। अब सर ये क्लियर नहीं है कि हो सकता है वो बॉडी में प्रेजेंट गुड बैक्टीरिया को भी सर हार्म कर सकता था। एंड सर वायरस तो हर केस में ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस ही होता है, तो क्यों जानबूझ के उसको अपने बॉडी में डालना। ठीक है, आई गॉट। यू मीन्स टू से द बैक्टीरियोफाज इज एलिमिनेटिंग बैक्टीरिया, है ना? बट हर क्वेश्चन वाज, क्या हर क्वेश्चन वाज दिस, क्या हम वायरस का इस्तेमाल करके एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं? नो, एंटीबायोटिक इज अ केमिकल that is basically synthesized by some fungi, bacterium, है ना? ओके, वो एक प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे आप जो बोल रहे हो हिमांगी, यहाँ पे वायरस डायरेक्टली किल कर रहा है बैक्टीरिया, है ना? किल कर रहा है। ये दूसरा फेनोमेनन हो गया। फाइन, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड सर अच्छा। हाँ सर एक क्वेश्चन था कि सर पढ़े थे कहीं कि वायरस है जो सर वो DS-DNA, SS-DNA सर इसमें भी क्लासिफाई होता है, तो सर इसमें तो ऐसे बोला ना मैंने, न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट मी शो यू, ठीक ना? लेट मी शो यू। ओके, एनवेलप है कि नहीं है उसके बेसिस पे भी करते हैं, ठीक है? दिखाते हैं, रुको, ये देख, तुम लोग को बताना ही पड़ेगा। वायरसेस को हमने क्लासिफाई कर दिया है, यहाँ पे देखो, ठीक है?
यदि यदि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे डीऑक्सी वायरस। दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, डीऑक्सी वायरस कहेंगे। यदि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसको राइबो वायरस कहेंगे, है ना। डीऑक्सी वायरस में भी दो क्लासिफिकेशन हो सकता है ना। द वायरस हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, द वायरस हैविंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। देखेंगे सिंगल स्टैंडर्ड में क्या, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ वायरस फाज X174 M13, है ना, ये सब हो जाएंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ऊपर एग्जांपल देखेंगे पॉक्स वायरस, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, ठीक है, ये इस प्रकार के वायरसेस हैं जिसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। राइबो वायरस में दो कैटेगरी है, ऐसे वायरस जिसके जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए के होंगे, लाइक ठीक है, रियो वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस हो जाएंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। ओके, कैप्सिड दैट इज कंपलसरी, एक कोटिंग होता है वायरस के ऊपर, एनवेलप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब एनवेलप के बेसिस पे वायरस की क्लासिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, एनवेलप्ड वायरस, नॉन एनवेलप्ड वायरस। फाइन, सो मेनी आर देयर। ओके, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरिया वायरस, ये तो हम क्लासिफिकेशन कर ही चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा वायरोलॉजी पढ़ोगे तो और जरा डीप में जानने को मिलेगा कि हाँ, हम वायरसेस को और कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके फाइन, प्रोसीड फॉरवर्ड। और कोई क्वेरीज है तो पूछेंगे, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन 8। लक्ष्य, आद्या, Yes, sir. हिमांगी, एनी क्वेश्चन? सर हाँ बोले। सर इतना अच्छे से लिखा हुआ नोट्स कहाँ से मिला? कौन सा? सर वो जो आप दिखाए, मतलब इतने सही तरीके से लिखा हुआ था। अरे दैट इज माय नोट्स ऑफ क्लास 11, वो ओह मेरा स्टूडेंट का नोट्स है, वो हम क्लास में लिखवाए हैं, वो लोग कॉपी कर रहा है, उसको स्कैन करके मैंने रखा है तुम लोग के लिए देने के लिए। तुम लोग तो क्लास 11 में नहीं हो, अभी 9th में। ओके, ये मेरा क्लास नोट्स है, दिस इज माय क्लास नोट्स। जो स्टूडेंट का हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा होता है जब ना, आप 11 में थे? हम 11th में थे नहीं, हम 11th ग्रुप को पढ़ा रखे हैं, उसका है। सर ये मिल नहीं सकता है। आप क्लास 11 में आओ, तब सेंड करेंगे हम आपको। पहले पहुंचो आप क्लास 11th में। कब का है ये? 4 तारीख 7वें महीने का है ये, ठीक है। ये सर क्लास आप नोट्स है स्कूल ये। में पढ़ाते हैं? हाँ हाँ, सर आप स्कूल में पढ़ाते हैं? दिस इज ऑफ कोचिंग, स्मार्ट प्रेप एकेडमी का है ये। सर कोचिंग में भी ऐसे साइन और स्टार्स? नो, बस इनिशियल स्टेजेस में हम देखना चाह रहे थे वो लोग लिख रहा है किसी ढंग से, ठीक ना। इनिशियल स्टेजेस पे हम करते हैं, ठीक है, उसके बाद नहीं, उसके बाद टाइम नहीं मिलता है कि मैं चेक करूं। हाँ, रैंडमली मैं मांग सकता हूँ जिसका हैंडराइटिंग सुंदर होता है, क्योंकि मुझे प्रिजर्व करना होता है नोट्स को, है ना, स्टूडेंट्स को देना होता है। ठीक है, तो आप लोग 11 मेडिकल में आओगे तो आप लोग को भी मिलेगा ये। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो मैं बताया था आप लोगों ने, ये लाइसोजेनिक ये वायरस वाला केस है, ठीक है, ट्रांसडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्यूरियस है तो पूछेंगे, कुछ क्यूरियस है तो पूछेंगे आप लोग, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विथ HIV। आप लोग 9th में हो ना, हम आपको इतना डीप में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। फॉर दिस यू हैव टू कम टू इधर टू क्लास 11
or after crossing class 12 you have to come to my coaching, okay, for medical preparation, for NEET preparation, तब जाके ये नोट्स आपको मिलेगा। फाइन, पढ़ते हैं पहला पॉइंट यहाँ पे। The viruses is transmitted through blood, semen and breast milk. Thus a person can get HIV by, है ना। तो ये सब सोर्स है, ब्लड सोर्स है, सीमेन सोर्स है। सीमेन मीन्स sperm plus the fluid secreted by prostate gland, bulbourethral gland, है ना। These glands are male accessory glands, है ना। इनके मिक्सचर को कहा जाता है सीमेन। ब्रेस्ट मिल्क, द मदर्स मिल्क, ओके। इनके चलते HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। कैसे कैसे? ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, शेयरिंग ऑफ निडल विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक सिरिंज से इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्शन करा गया, दैट पर्टिकुलर सिरिंज इज यूज्ड टू इंजेक्ट द हेल्दी पर्सन, तो इसके दौरान भी HIV वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स with infected person without use of protection, है ना। Unborn child can get infection from mother, बता चुका हूँ बहुत बार। Infected mother's milk can infect an infant। तो ये सब तरीका है जैसे infected person से healthy person तक पहुंच सकता है HIV। फाइन फाइन फाइन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये टीवी एडवर्टाइजमेंट में भी दिया जाता है, HIV हैंडशेक के चलते नहीं फैलता है ना। ब्रीदिंग इन वायरस व्हेन पेशेंट कफ और स्नीज, इसके केस में भी नहीं होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में ही होता है। फाइन, HIV डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के चलते ही एड्स होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो HIV नहीं होना है। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। स्वलन लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड्स एक्चुअली में हमारे पूरे शरीर में नोड्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिम्फ ग्लैंड, है ना। तो वो सब एरिया स्वेल कर जाएगा। ठीक है, ये रहा लिम्फ ग्लैंड, मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर इसका, पूरे शरीर में प्रेजेंट रहता है, ओके। दिस लिम्फ ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी, है ना। इस पर्टिकुलर एरिया पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। कहने का मतलब दिस पर्टिकुलर एरिया इज बैटलफील्ड। बैटलफील्ड कहने का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है ना। जंग का मैदान, छोटा छोटा आप समझ सकते हो, सोच सकते हो, जंग का मैदान। मेन जंग का मैदान होता है स्प्लीन, है ना। तो इन ग्लैंड्स की जगहों पे स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है। वेट लॉस, वजन घटेगा। फ्रीक्वेंट फीवर, तुरंत बीमार, मतलब फ्रीक्वेंट बीमार होता रहेगा। नाइट स्वेट, नाइट में ज्यादा स्वेटिंग होगा। डायरिया, ठीक है, ये सब कुछ फाइन, ये सब कुछ दिक्कतें होनी है। द डिजीज में अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम which may cause memory loss and difficulty in speaking, ये सब भी होगा। मतलब जितना बीमारी होगा, छोटे से छोटा बीमारी और बड़ा से बड़ा बीमारी सब हो जाएगा एड्स के केस में। फाइन, हाँ। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है, CBSE का फेवरेट क्वेश्चन में से एक आता है। नो ड्रग हैज बीन डेवलप्ड टू क्योर एड्स, ओनली प्रिवेंशन इज क्योर। मतलब समझे, आप लोग को पता चला इस लाइन का मतलब। हिंदी में कहा जाता है एड्स का जानकारी ही एड्स का बचाव है। सुने हैं, एड्स का जानकारी ही एड्स का बचाव है। ठीक है, हाँ। A patient is usually given a combination of drug that manage to slow down the progress of the disease, ठीक ना। ये सही है कि हम लोग कुछ दवा दे सकते हैं पेशेंट को, जिसके चलते इसका फैलाव को रोका जा सकता है ना। इसके फैलाव को रोक सकते हैं। बंदा यदि 10 साल में मरने वाला है तो कोशिश कर सकते हैं कि वो 10 साल की जगह 15 साल में मरे, है ना। दिस पॉसिबिलिटी इज देयर। पॉसिबिलिटीज ये भी है
कि प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ दवा दे दिया जाए, ठीक है, कुछ मेडिसिन दे दिया जाए, तो HIV के वायरस पेरेंट से फीटस में नहीं जाएगा. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट 100% क्योर इज नॉट पॉसिबल, है ना. साइंटिस्ट वर्किंग ऑन ड्रग दैट प्रॉमिसेस टू क्योर दिस डिजीज इन नियर फ्यूचर. 83 के बाद से इस पर रिसर्च चल ही रहा है, लेकिन आज तक हमने इसका दवा नहीं ढूंढा, है ना. उसी की तरह वुहान 19 पे भी रिसर्च चल ही रहा है. देखते हैं कब तक इसका क्योर आ रहा है. नहीं आता तब तक बिंदास रहो, मरना होगा तो मरेंगे, सब लोग ऊपर मिलेंगे, ठीक है. और ऊपर में हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे आप लोग को. नेक्स्ट, बचने का कुछ तरीका है. फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑलवेज यूज ब्लड विच हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर HIV. बचने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक ना. यदि कोई ब्लड को ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो रिसीव करने से पहले उस ब्लड की जानकारी होनी जरूरी है. ये ब्लड दूषित तो नहीं है, HIV तो नहीं है इसके अंदर, है ना. यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज, ब्लेड और रेजर, है ना. सिरिंज सिंगल यूज होना चाहिए, ठीक है. व्हेन आई वाज चाइल्ड, व्हेन आई वाज इन क्लास 1 or 2, आई एनकाउंटर वन डॉक्टर इन माय विलेज. ही वाज नॉट एक्चुअली डॉक्टर, ही वाज क्वैक, है ना. लेकिन पूरा गांव उन्हीं से जाके इलाज करता था. मैंने देखा था क्वैक, क्वैक, QUAC के क्वैक यूज करते हैं उसको. झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं उसको, क्वैक्स कहते हैं. झोला छाप डॉक्टर्स को क्वैक्स कहते हैं. झोला छाप डॉक्टर क्या होता है? अरे यार, दे डोंट हैव डिग्री ऑफ मेडिसिन, ठीक ना. प्रैक्टिस करते करते वो डॉक्टर बन चुके हैं. दैट इज कॉल्ड क्वैक्स. समझ में आया? उनके पास MBBS की डिग्री नहीं होती है, BDS की डिग्री नहीं होती उनके पास. प्रैक्टिस करते करते वो डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है. दैट इज इलीगल, इलीगल है वो, है ना. उनके पास सर्जरी परफॉर्म करने की कोई राइट्स नहीं होती है. मेडिसिन तक, नीडल यूज करने मतलब इंजेक्शन देने तक की राइट नहीं होती है उनके पास. लेकिन वो अच्छे से अच्छा बीमारी भी ठीक कर सकते हैं. अच्छा से अच्छा कहने का मतलब कैंसर लेवल पे मत जाएंगे, नहीं जाएंगे, है ना. सो तो देखा था मैंने उनको कि एक ही इंजेक्शन से पूरे गांव को नीडलिंग कर रहे हैं, इंजेक्टिंग कर रहे हैं. वो करते थे क्या, एक बंदे को इंजेक्शन दिया, नीडल को खोल के डिटॉल में डाल देते थे, फिर साफ पानी में साफ करते थे 2-3 बार, और फिर से दूसरा पेशेंट को देना शुरू कर दिया. तो अच्छे तरीके से धो लेते थे डिटॉल में. लेकिन वो तरीका नहीं है. इसीलिए WHO ने या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री ने, डॉक्टर्स ने एडवाइस करा कि नहीं, सिंगल यूज सिरिंज ही यूज करना है. एक बार यूज किए, बाद में फेंक देना है. रेजर वगैरह, डेटॉल यूज करने पर भी वो मतलब साफ नहीं होता है. it is not necessary that all the microorganism viruses will be degraded after putting anything in Dettol, है ना. ऐसा कंपलसरी नहीं है ना. अभी बचा हुआ है, ठीक ना. मरते नहीं है वो, कुछ कुछ ढीत होते हैं बैक्टीरियम. स्क्रीन देख पा रहे हैं? इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? हाँ. सो डिस्पोजेबल नीडल का इस्तेमाल करना, सिरिंज का इस्तेमाल करना और रेजर ब्लेड्स का इस्तेमाल करना. शेविंग के लिए भी एडवाइस किया जाता है कि एक ब्लेड एक ही कस्टमर को यूज करना है. मतलब एक सिंगल ब्लेड से एक ही कस्टमर को, ठीक है ना, शेविंग करा गया, उसके बाद उसको फेंक देना होता है. फिर धोना भी होता है अच्छे से, धोते नहीं है वो लोग. फिर बॉयज माइट बी नोइंग आफ्टर फ्यू डेज जब शेविंग के लिए जाएंगे सलून्स में, ठीक ना. ओके, एक्चुअली में एक ब्लेड यूज किया जाए, मतलब एक पतला सा स्ट्रिप यूज किया जाएगा. एक पेशेंट बोल रहा हूँ, कस्टमर को शेव करने के लिए, दाढ़ी बियर्ड जो भी होगा, ठीक है, माउस्टेच हेयर जो भी करना है, उसके बाद इसको फेंक दिया जाता है ना. और जो स्तुरा होता है, स्तुरा कहते हैं उसको, अच्छे से धोना होता है ना. सो जो बाबर्स होते हैं उनको पता भी नहीं होता है किस लिए हम कर रहे हैं. सिंपली वो लोग चेंज करते रहते हैं ब्लेड, और रेजर को धोते भी नहीं है ढंग से, है ना. तो वहां से भी एड्स फैलने का चांसेस है. एवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनरशिप, है ना. इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल
और जो सेक्स वर्कर्स होते हैं ज्यादातर, है ना, तो वो एक ईपी सेंटर होता है, वो ईपी सेंटर होता है एड्स के लिए, है ना। तो अवॉइड करना चाहिए या फिर प्रोटेक्शन के साथ परफॉर्म करना चाहिए कोई टेस्ट। फाइन। Condoms can be used to prevent the transmission of HIV through sexual fluids. ठीक है। Condoms they are made up of rubber. ठीक है, रबर से बना हुआ रहता है, that is worn by female. Nowadays condoms are available for female also. Femidoms कहते हैं उसको, ठीक है, that is called femidom. Femidom कहते हैं इसको। Okay, this is available for female also. It can be worn on genital organs. ठीक है, इसके चलते STDs, ठीक ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं फैलता है, प्लस ठीक ना, बर्थ कंट्रोल का भी एक मेजर है। ठीक है, आप हायर क्लासेस में जाओगे, 11 मेडिकल 12 मेडिकल में एक चैप्टर पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें एक क्वेश्चन आता है ना। बर्थ कंट्रोल मेथड्स में एक भी मेथड और एक मेथड ये भी होता है बैरियर मेथड, है ना, और इसकी खासियत ये होता है बर्थ कंट्रोल तो करता ही है, साथ साथ में एसटीडी से भी दूर रखता है। नेक्स्ट, कुछ ड्रग मेंशन है यहाँ पे, कुछ ड्रग मेंशन है यहाँ पे, जैसे कि ज़िडोविडिन। ठीक है, ज़िडोविडिन एक प्रकार का AZT हाँ, ज़िडोविडिन, फाइन, इट इज करेक्ट। ठीक है, ज़िडोविडिन एक मेडिसिन है जिसके चलते हम लोग फीटस को बचा सकते हैं कि उसे HIV ना हो, यदि वो फीटस मदर की वूम में है, एक चीज। दूसरा चीज, इसका इस्तेमाल से हम लोग पेशेंट का लाइफ को लॉन्ग कर सकते हैं, है ना। HIV replicates binding with the reverse transcriptase enzyme and blocking action, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि एनीमिया होता है। एनीमिया कहने का मतलब RBC काउंट कम होने लगेगा, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कम होने लगेंगे, एनीमिया कहेंगे उसको। नाउ जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस हम नहीं करने वाले हैं, ये सब हटाइए। सर, अगर किसी इंसान के बॉडी में अचानक से RBC काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब क्या होगा? ठीक है, उसको एनीमिया ही कहेंगे, ठीक है, उसको एनीमिया कहेंगे या फिर थैलेसीमिया कहते हैं। फाइन। आरबीसी टोटल RBC पूछ रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, टोटल RBC बढ़ेगा तो उसको हम लोग हाइपर एनीमिक कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है, दैट कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज हाइपर एनीमिक। ये होता है, ठीक है, ये होता है, you'll get to know, ठीक है। बैटरी डाउन होने वाला है जी मेरा। और कुछ क्वेश्चन? सर। हाँ जी, बोले। सर, ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, ट्रांसक्रिप्टेज नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ठीक है। एंजाइम्स। सी, एक चीज होता है सेंट्रल डोग्मा, है ना। सेंट्रल डोग्मा में होता क्या है, एक मैसेज होता है, फ्लो ऑफ मैसेज होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, फ्लो ऑफ प्रोसेस होता है। DNA से DNA बनना, है ना, DNA से RNA बनना, RNA से फिर ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनना होता है ना। DNA से RNA बनने वाले प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। फाइन, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन RNA से यदि DNA बनाना होगा तो उसको हम लोग कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और वहां पे एंजाइम पार्टिसिपेट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फाइन। और कुछ? सर, प्लेटलेट्स देखे थे सर नोट्स में, उनके बारे में कुछ बताइए ना सर। ठीक है, ये देखो, हाई ब्लड, यहाँ पे देखेंगे हाई ब्लड RBC काउंट, पॉलीसिलिकॉन
पॉलीसिथीमिया कहा जाएगा उसको, पॉलीसिथीमिया कहा जाता है। CYTHEMIA, POLYCYTHEMIA, पॉलीसिथीमिया इज द केस व्हेन RBC काउंट इज मोर। हाँ हिमांगी, क्या पूछ रहे हो आप? सर प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बताइए ना। ठीक है, प्लेटलेट्स काम करता है ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं ना उसको, है ना। सर भूल गए। ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। ओके, प्लेटलेट्स काम करता है, फिब्रिनोजन काम करता है। ब्लड क्लोटिंग मतलब कहीं पे कट जाता है, कहीं पे टिश्यूज स्किन में डैमेज हो जाता है, तो उसको हील करना होता है, ब्लड फ्लो को रोकना होता है, तो रोकने का काम करता है प्लेटलेट्स, फिब्रिनोजन। फाइन, और कुछ? कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग को, आज ही पढ़ लेना है। नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल और जेनेटिक डिसऑर्डर। कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स कहने के मतलब जो डिसऑर्डर्स पास ऑन होंगे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सॉरी जनरेशन टू जनरेशन, नॉट पर्सन टू पर्सन, जनरेशन टू जनरेशन, उसको कहा जाएगा कॉन्जेनाइटल। लेट मी राइट, डिजीज व्हिच इज इनहेरिटेड, diseases which are transmitted inherited from generation to generation, उसको कहेंगे हम लोग कॉन्जेनाइटल। क्रोनिक कहने का मतलब था जो डिजीज बर्थ से होगा और एक्यूट बर्थ के बाद। फाइन, क्लियर है? क्रोनिक डिजीज में, कॉन्जेनाइटल में एंड एक्यूट में। क्रोनिक कहने का मतलब होगा डिजीज which is there right from birth, chronic which travels from generation to generation, है ना, वो होना ही होना है। और एक्यूट बर्थ के बाद, एक्वायर्ड डिजीज, नॉट एक्यूट, एक्वायर्ड डिजीज बर्थ के बाद, ठीक ना। एक्यूट और क्रोनिक कहने का, हाँ, एक्यूट और क्रोनिक में भी कुछ डिफरेंसेस बताए थे। एक्यूट कहने का मतलब कम समय के लिए होगा, क्रोनिक लंबे समय के लिए होगा, है ना, बर्थ के समय भी हो सकता है, बर्थ के बाद भी हो सकता है। क्रोनिक को से हम क्लियर कर दे रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, है ना। एक्यूट कहने का मतलब बर्थ के बाद होगा, कम समय के लिए होगा। क्रोनिक बर्थ के समय से भी हो सकता है, बर्थ के बाद भी होगा। क्रोनिक डिजीज लंबे समय तक चलते हैं, जब तक मर ना जाए तब तक रहेगा। एड्स आ सकता है, डायबिटीज आ सकता है क्रोनिक के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस आ सकता है ना। यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉन्जेनाइटल, जो पास होगा जनरेशन टू जनरेशन। अल्बिनिज्म, स्किन का कलर, है ना, यदि पेरेंट्स में स्किन कलर गड़बड़ है तो चांसेस है कि ऑफस्प्रिंग में होना ही होना है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया ये डिसऑर्डर है, एक्चुअली में होता क्या है, यू नो, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जानते हो? यस सर। ओके, रेड ब्लड सेल के पास 4 पॉलीपेप्टाइड होता है, अल्फा 2 एंड बीटा 2, है ना, मतलब अल्फा पॉलीपेप्टाइड है, बीटा भी पॉलीपेप्टाइड। तो अल्फा बीटा पॉलीपेप्टाइड का नंबर घटना या बढ़ना, उसके चलते होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया अल्टीमेटली लीड्स टू एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी एक प्रकार का म्यूटेशनल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। इसके केस में क्या होता है, आरबीसी का शेप सिकल सेल में, सिकल शेप में हो जाता है, हसुआ का तरह हो जाता है इस तरीके से, जिसके चलते इसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है। ये कहा जाता है जिसके पास सिकल सेल एनीमिया कैरियर के फॉर्म में है, मतलब डिजीज रिवील नहीं हो रहा है, कैरियर के फॉर्म में है, तो उनको मलेरिया नहीं हो सकता है। फाइन। हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, Klinefelter syndrome, these all are chromosomal mutation, है ना। RH compatibility, ABO compatibility, erythroblastosis fetalis, ये सब होते हैं congenital disorder। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस एक लंबा चौड़ा डिसऑर्डर है।
कौन सा सर एबीओ सेकंड पॉइंट। ठीक है, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर दिया गया है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, है ना? ओके सर जैसे RH कंपैटिबिलिटी से समझ गए कि सर यहाँ पे RH फैक्टर का बात हो रहा है, यानी कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। तो RH पॉजिटिव, सर RH नेगेटिव, हाँ ठीक है। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी पूछ रहे हो। सी RH इनकम्पैटिबिलिटी एंड एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी दोनों एक साथ ही है, दोनों एक साथ है। दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ है। ठीक है, बता रहे क्या होता है ये RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, देखते हैं। एक मिनट में क्या होगा? हाँ जी, कहाँ पर है? RH इनकम्पैटिबिलिटी और एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी बता रहे। फॉर एग्जाम्पल, मदर हैज ब्लड ग्रुप ऑफ नेगेटिव टाइप। सुनेंगे ध्यान से, मदर के पास ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH नेगेटिव है ना? फीटस के पास फीटस के पास ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल, है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ नहीं रह सकते, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव में जीतेगा पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव विल ट्राई टू डिग्रेड द नेगेटिव वन। होता क्या है, जब चाइल्ड बर्थ होता है, जब चाइल्ड बर्थ होगा तो उस समय मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके चलते फीटस का ब्लड मदर बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, मदर के बॉडी में चला गया फीटस का ब्लड। फीटस तो पॉजिटिव है, चलो इसको समझाते हैं। अभी पढ़ लेगा जी तुम लोग क्लास 12 का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मदर, ओके, और ये है फीटस। फीटस हैज ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, मदर हैज ब्लड ग्रुप नेगेटिव। कोई भी नेगेटिव ले लो, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, सॉरी ओ नेगेटिव, कुछ भी ले लो, है ना? जब पार्चुरेशन होगा, फीटस का बर्थ होगा, तो एक्सीडेंटली फीटस का ब्लड मदर बॉडी में चला जाएगा। होगा क्या, मदर बॉडी विल ट्राई टू किल दिस, है ना? मदर बॉडी कोशिश करेगा कि इस पॉजिटिव ब्लड को किल कर दे। ठीक है, पॉजिटिव ब्लड मदर के लिए पैथोजन का काम करता है ना? तो मदर सोचेगी यार ये तो मेरा पार्ट नहीं है, चलो इसको हम किल कर दे रहे, किल कर देगी। साथ में ये मेमोरी सेल भी बना लेगी, मेमोरी सेल भी बना लेना है ना? ये चाइल्ड बर्थ हो गया। जब मदर दोबारा प्रेग्नेंट होगी और फिर से यहाँ पे चाइल्ड का डेवलपमेंट हुआ जिसमें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो ये मेमोरी सेल एंटीबॉडी डेवलप करेगा और फीटस को FOE, ठीक है, फीटस के अंदर भेजना शुरू कर देगा, है ना? तो फीटस का पूरा ब्लड ग्रुप, पूरा ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, है ना? चाइल्ड को एनीमिया हो जाएगा, है ना? और अल्टीमेटली द चाइल्ड विल डाई। और इस केस में चाइल्ड का बर्थ डेथ कंडीशन में होगा, मरे हुए कंडीशन में होगा। उसी को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। फाइन, खैर हटाइए, इतना दिक्कत नहीं पूछना आपको।
थैंक यू सर। ओके, ये बहुत लंबा चौड़ा एपिसोड है ना, होता नहीं है। हेमोफीलिया हटाइए, हेमोफीलिया का केस में क्या होता है, ठीक ना। हेमोफीलिया के केस में ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, फाइन। ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा तो ब्लड पूरा बह जाएगा, फिर आदमी मर जाएगा। हटाइए। थैलेसीमिया नॉट सो इम्पोर्टेंट। थैलेसीमिया में आपका क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स का कंसंट्रेशन वेरी करता है, अमीनो एसिड का कंसंट्रेशन वेरी करता है, इट विल लीड्स टू एनीमिया। एंटीबायोटिक्स एंड इंटरफेरोन। हाँ, एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, that is certain chemical, सुनेंगे, that is certain chemical which can degrade antigens, that is called antibiotics. interferons क्या होते हैं, है ना। interferons एक प्रकार के सिग्नल होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ओके, ये वायरस से इन्फेक्टेड है, तो ये सेल इंटरफेरॉन सिक्रेट करेगा और इंटरफेरॉन जाएगा नेबरिंग सेल में और इसको अलर्ट कर देगा, नेबरिंग सेल को अलर्ट कर देगा कि आप अपना बचाव का तरीका ढूंढ लो, वायरस आ चुका है आसपास। दिस इज द फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। इम्यूनाइजेशन ये है, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं, फाइन, ठीक है। क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है, ब्लड ठीक है। क्लॉटिंग और एग्जैक्टली होता क्या है? ब्लड क्लोटिंग एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या है, ब्लड क्लोटिंग खून का सॉरी वुंड पोर्शन में या कहीं इंजरी हो रहा है, ब्लड लीक कर रहा है, उस लीकेज को सील करना, दैट इज कॉल्ड क्लोटिंग। खून बह रहा था शरीर से, उस बहने को रोकने वाले प्रोसेस को कहा जाता है क्लोटिंग, बस यही है, इसको क्लोटिंग कहेंगे, ठीक है। सर ये क्लॉटिंग फेनोमेना में और क्या क्या चेंजेस क्लोटिंग मतलब होते फेनोमेनन हैं में बॉडी लगभग में? 12 मतलब सर फैक्टर्स जो आते हैं। हाँ बोलो। सर मतलब जो वुंड एरिया है वहाँ पर जब सर ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होगा तो वहाँ पर क्या क्या होंगे सर? हाँ, मतलब वहाँ सर पे क्या क्या कैसे होंगे, लेयर बनेगा? अल्टीमेटली देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंजरी हो रखा है, फाइन, है ना, यहाँ पे इंजरी हो रखा है, ब्लड बाहर निकल रहा था, ब्लड बाहर निकल रहा था, फाइन। तो होगा क्या, यहाँ पे आएंगे फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन इस तरीके से मैश बनाएगा, फिब्रिनोजन मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, फाइन, मैश लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, मैश मैट का तरह, फाइन। और उसके बाद यहाँ पे डिपोजिट होने लगता है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होगा, साथ में जो अनयूज मटेरियल्स होते हैं ब्लड के अंदर, उन सभी चीजों का डिपोजिशन यहाँ पे होने लगता है। तो क्या हो गया, ये एरिया सील हो गया ना, यहाँ से अब ब्लड नहीं जा पाएगा, ठीक है, यहाँ से अब ब्लड बाहर की ओर नहीं जा पाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिनन को कहा जाता है क्लोटिंग, सर लीकेज इसी को प्रोसेस रोक को देना। फैसिलिटेट करने के लिए पट्टी बांधा जाता है। हाँ, इसी प्रोसेस को कोगुलेट करने के लिए पट्टी बांधा जाता है। ना 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 ना, पट्टी इसलिए बांधा जाता है कि उस एरिया में दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना चल जाए, क्योंकि दैट एरिया इज ओपन ना, एक तरीके से देखा जाए तो ये एरिया ओपन है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से जा सकता है इसके अंदर, आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है, ये तो एरिया ओपन है क्योंकि प्लेटलेट्स है वहाँ पे, है ना। यहाँ पे अभी इपिथेलियल सेल टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं क्योंकि इपिथेलियल सेल तो डैमेज हो गया है ना। इपिथेलियल सेल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे इपिथेलियल सेल डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल इपिथेलियल सेल्स यहाँ पे डैमेज हो गया, है ना, तो अब पैथोजेंस आराम से जा सकते हैं ना अंदर। तो हम क्या कर देते हैं, इस एरिया में बैंडेज वगैरह लगा देंगे, सील कर देते हैं, ताकि ऊपर से कोई पैथोजन एंटर ना करे, है ना, पैथोजन एंटर ना करे, इसलिए किया जाता है ये प्रोसेस, फाइन। सर ये क्लॉटिंग फिनोमेना एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस? लॉन्ग टर्म कहने का मतलब ज्यादा टाइम लगता है या कम टाइम लगता है, ये पूछ रहे हो? यस सर।
कम समय लगता है, ठीक ना। क्लोटिंग टाइम मेजर करोगे आप, यदि आप मेडिकल में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे ना, तो आपका मेजर किया जाता है क्लोटिंग टाइम, ठीक ना, ब्लीडिंग टाइम, ठीक ना। ये बॉडी पे ब्लीडिंग टाइम डिपेंड करता है टाइम। हाँ, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार का प्रोटीन है आपके पास, है ना। इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्या किया जाएगा, है ना, आपके शरीर पे, मतलब आपके फिंगर्स पे एक पंच किया जाएगा, निडल से दबाया जाएगा, देखा जाएगा कितने देर तक ब्लड निकल रहा है ना। उसको हम लोग बोलेंगे ब्लीडिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम कहने का मतलब पंचर करके छोड़ देंगे और देखेंगे कितने देर में वहां पे क्लोटिंग जम रहा है, ब्लड जम जा रहा है, ठीक ना। दैट इज कॉल्ड क्लोटिंग टाइम। एवरेज पर्सन का एवरेज बहुत कम टाइमिंग क्या होता है? डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। इट में टेक 1 मिनट, ठीक ना, इट में टेक मोर देन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। मान के चलो तुम्हारा शरीर पे स्कार हुआ, कम समय लगेगा। अब उंगली कट गया, है ना, वेन डैमेज हो गया, तो उसके केस में तो कंटिन्यूसली ब्लड गिरता रहेगा, आधे घंटे तक गिरता रहेगा, तब तक तो मर जाओगे, है ना। तो नॉर्मली हम लोग ब्लीडिंग टाइम काउंट करते हैं सरफेस एरिया, स्किन वगैरह पे, है ना। छोटा सा कट मार्क होता है तो वहां पे हम काउंट करते हैं, है ना। बड़ा सरफेस एरिया होगा, मान के चलो पैर टूट गया, है ना, कभी कभी एक्सीडेंट्स के केस में हड्डी बाहर निकल जाता है, पूरा टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो उस केस में बहुत तुरंत, है ना, ब्लड बाहर निकलता है। उसके केस में 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा लग जाता है क्लोटिंग होने में, है ना। तो उस केस में एक कपड़ा उपड़ा बांधा जाता है, इसलिए ताकि कैपिलरीज का डायमीटर छोटा हो जाए, बंध जाए, ब्लड आना बंद हो जाए। ऐसे ही छोड़ देंगे तो बंदा कुछ देर में मर जाएगा, और होता भी है। एक्सीडेंट्स के केस में ज्यादातर लोग मरते हैं तक क्योंकि ब्लड बाहर निकल जाता है शरीर से, एक्सेस ब्लड फ्लो हो जाता है। चलो, आज के लेक्चर से तो लग रहा है तुम लोग क्लास 11 में मेडिकल ही लोगे। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। मेडिकल ही पढ़ना है, डॉक्टर ही बनना है। देखो डॉक्टर का कितना डिमांड है अभी। वुहान 19 प्रूफ कर दिया ना कि डॉक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन क्रिकेटर्स एंड अदर सेलिब्रिटीज। फाइन। और कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन करना चाहोगे? लक्ष्य, आद्या, हिमांगी, यस सर। स्वयं, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, आज का कोटा पूरा हो गया। Okay, fine. Again, I am repeating. Congenital disease, the disease which passes from parents to offspring. Chronic disease, okay. Chronic disease, it is such disease which persists in the body of the patient for longer time. Acute disease persists in the body of patient for a short period. Acquired disease, the disease which is there, or the disease which comes in the human body after birth. Okay, so congenital and acquired, ये दोनों complementary हो गए। congenital and acquired disease complementary हो गए। acquired birth के बाद, है ना, और congenital होना ही होना ही। chronic and acute, chronic ज्यादा समय तक, acute कम समय तक। फाइन। अगले क्लास में हम लोग इम्यूनाइजेशन डील करते हैं, उसमें इम्यूनाइजेशन बताएंगे, वैक्सीनेशन बताएंगे, है ना। आप लोग को पढ़ना नहीं है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, थोड़ा थोड़ा बताएंगे आप लोग को, है ना। और क्या क्या स्ट्रैटेजी शरीर अपनाता है इन ऑर्डर टू गेट रिड फ्रॉम एनी डिजीज, है ना, ये सब भी बताएंगे। एनसीईआरटी में मेंशन है। फाइन। एंटीबायोटिक काम कैसे करता है ये भी बताएंगे हम, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। हाँ जी, बोले। सर जैसे कोई एक डिजीज है, मान लीजिए सर हेपेटाइटिस है, तो सर हाँ। उसमें लिवर जो है वो इनलार्ज हो जाता है सर, हाँ। लेकिन जो उसका सिम्टम्स रहता है वो स्किन और आईज पे इफेक्ट करता है सर, ये कैसे होता है? लीवर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लीवर अल्टीमेटली लार्जेस्ट ग्लैंड है ना, उसका प्रोडक्ट सभी जगह पहुंच रहा है,
है ना। तो स्किन और आंख के पास जो प्रोडक्ट पहुंचने चाहिए वो प्रोडक्ट अल्टर्ड हो गया है, चेंज हो रखा है, और वो प्रोडक्ट लीवर में बनता था, लीवर के प्रोडक्ट से बनता था, लीवर से एसोसिएटेड था, है ना। तो इसीलिए उसका सिम्टम्स आंखों में, स्किन पे दिखता है ना। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन देखते हो ना, जो क्या बोलते हैं इसको, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, दैट इज जॉन्डिस, है ना। जॉन्डिस के केस में देखते होंगे शरीर पीलापन लगता है ना। जॉन्डिस के केस में होता क्या है, आरबीसी डिग्रेड होने लगते हैं। तो आरबीसी जब डिग्रेड होता है ना, तो वहां से दो पिगमेंट रिलीज होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। तो बिलिरुबिन का डिपोजिशन ज्यादा होने लगता है शरीर में, जिसके चलते बॉडी पीला होने लगता है। यूरिन का कलर, ठीक ना, यूरिन का कलर येलो होता है बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम, एंड यूरोक्रोम इज एसोसिएटेड विथ बिलिरुबिन प्रोडक्ट, ठीक ना। आरबीसी का ब्रेकडाउन से रिलेटेड है। हाँ, और बोलेंगे सी, ये सब चीज हम जितना भी बोलेंगे ना, तो आप लोग एक दिन में सीखोगे नहीं, उसको सीखने के लिए कई साल लग जाते हैं। स्टार्टिंग तक करो, ठीक है, स्टार्ट कर दिया आपने, वेरी गुड। और कुछ क्वेश्चन है? और कुछ क्वेश्चन है? सर कोई बॉडी ऑर्गन्स अपने आप को जल्दी रिकवर कर लेते हैं और कोई किसी को टाइम लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि क्या, कौन सा बॉडी ऑर्गन की जिक्र कर रहे हो? जैसे सर कहा जाता है कि लीवर अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, लेकिन कुछ ऑर्गन जैसे हार्ट अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता। ओके ओके ओके, तो हार्ट बहुत जल्दी इन्फेक्टेड भी तो नहीं होता है। रिकवरी किस प्रकार का रिकवरी है, पैथोजेनिक रिकवरी है या फिर किस तरीके का रिकवरी है? हार्ट अटैक्स के केस में होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है कैपिलरीज में, उसके केस में तो हार्ट रिकवर नहीं कर पाता है, लेट रिकवर करता है, नहीं भी करता है जैसे ना। कि डिपेंड आदमी करता बहुत है, नहीं, इट इज नॉट थंब रूल that liver will get recovered soon, or and the skin will take time to get recover, and ठीक ना, kidney will take more time to recover। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का, ठीक ना, अलाइनमेंट है या फिर गड़बड़ी है, ठीक है, किस प्रकार का दिक्कत है वो डिपेंड करता है। हाँ, लीवर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लीवर एसोसिएटेड है, ठीक है, मतलब कि एक सेंटर है, हमारा बॉडी का एक सेंटर है ना। सभी जगह से नहीं, ब्लड फ्लो होके उसी के पास आना होता है फिल्ट्रेशन के लिए भी, है ना। जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं वो भी लीवर के पास ही आता है। लीवर में उसकी वेरिफिकेशन करी जाती है, वेरिफिकेशन के बाद फिर से इसको भेज दिया जाता है हार्ट के पास कि आप सभी जगह भेज दो, है ना। सो लीवर के पास कुछ इम्यून सेल्स भी होते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, लीवर के पास कफर सेल्स होते हैं शायद, है ना, मैक्रोफेजेस होते हैं उसके पास, मतलब कि सेल ईटिंग सेल्स होते हैं, है ना। तो इसीलिए वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। लेकिन हार्ट के पास ऐसा कुछ सेल्स नहीं है जो कि पैथोजेंस को डिग्रेड कर पाए। हाँ, लीवर के पास दैट इज, कौन सा सेल होता है अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, तुमको बता रहे हैं। वेट ए मिनट, क्लास 11 मेडिकल में है, दैट इज कफर सेल। यस, कफर सेल्स होते हैं जो मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं ना, सर मैक्रोफेज हम की तरह काम पैथोजेनिक करते हैं। डिग्रेडेशन का बात नहीं कर रहे हैं। तो सर जैसे कोई आदमी बहुत जंक फूड का इंटेक करता है तो उसका लीवर डिटेरिएट हो जाता है, लेकिन जब वो बंद क्या क्या करता क्या है क्या तो कुछ, क्या बोले, क्या बोले? जब वो बहुत फास्ट फूड कोई आदमी खाता है तो उसका अच्छा, लीवर ये रिलेटेड है। डिटेरिएट हो जाता है। हाँ, तो बोल सकते हैं कि इसका स्टेम सेल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगेन यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट दैट रिकवरी, ठीक ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, है ना।
लीवर के पास कुछ ऐसे सेल्स एक्टिवेटेड हैं जो अपने आप को तुरंत रिकवर कर ले रहे हैं, है ना, उसके स्टेम सेल्स स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये रीजन हो सकता है। जिस प्रकार का केमिकल का सिंथेसिस लीवर में हो रहा है, उस प्रकार का केमिकल का सिंथेसिस तुम्हारा हार्ट में नहीं हो रहा है। रिलेट कर सकते हैं, है ना, रिलेट कर सकते हैं। इस प्रकार के जीन एक्टिवेट हो रखे हैं जो हार्ट में नहीं एक्टिवेट हुआ, किडनी में नहीं एक्टिवेट हुआ, है ना। जो हॉर्मोन्स लीवर बना रहा है, वो हार्मोन किडनी नहीं बना रहा है, वो हार्मोन हार्ट नहीं सेक्रेट कर रहा है, वो हार्मोन पिट्यूटरी नहीं कर रहा है, हाइपोथैलेमस नहीं कर रहा है ना। तो ये सब रीजन है। कोई चीज दूसरे से डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो कोई पार्टिकुलर प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स बना रहा है जो दूसरा नहीं बना रहा है ना। तो यही एक्सप्लेनेशन होगा। लीवर अपने आप को रिकवर इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उस रिकवर करने की मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग है ना। उसके पास तरह तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना। बहुत सारे साइकिल्स किए जाते हैं लीवर के पास ना। जैसे कि हमारा हार्ट एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उसी का तरह लीवर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। डाइजेशन में मदद करता है और डाइजेशन में सब, मतलब आपका डाइजेशन सही हो रहा है तो आप बीमार नहीं हो। डाइजेशन में गड़बड़ी हुआ है ना, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजीज से सफर कर रहे हो। फाइन, और कुछ? सर हाइजीन और हाइजीन्स में क्या फर्क है? क्या स्पेल आउट? सर हाइजीन और हाइजीन्स क्या सही में ये वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, फिर अपने से पूछ रहे हो? नहीं सर, साइंस में पढ़े थे एक जगह। क्या लिखा हुआ है? हाइजीन्स और हाइजीन में क्या है? सर उसमें एक एक्स्ट्रा सी एडेड था। पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, तो बताओगे जरा कहाँ पे देखे हो? वो फोटो क्लिक करके भेजोगे मेरे पे, ओके लेकिन हम सर। समझ नहीं पा रहे क्या है। ठीक है, फोटो क्लिक करके अभी व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम में भेजोगे, मैं देखता हूँ। फाइन, यस सर। ओके देन, ओके। एनी अदर क्यूरियस? सर एनी अदर क्यूरियस? हाँ यस, पूछो। सर तब यही रीजन हुआ क्या, जैसे जो हम लोग का हार्ट का जो मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स, वो हाँ सर पूरा लाइफ भर, मतलब जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक वो हाँ चलते रहता है बिना कोई रेस्ट या किसी चीज के, तो सर उसको भी तो एनर्जी या फिर रेस्ट का जरूरत होता होगा उस मसल ना, को। इसलिए तो उसको हम लोग स्पेशल टर्म दिए हैं, मायोजेनिक क्यों कहते हैं उसको, है ना। मायोजेनिक कहते हैं, उसके पास स्पेशल प्रकार के टिश्यूज है ना। इट डू नॉट नीड रेस्ट। मायोजेनिक हार्ट या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म का हार्ट रेस्ट नहीं करता है। यदि रेस्ट करेगा तो इंडिविजुअल रेस्ट इन पीस हो जाएगा, ठीक है। ओके, इंडिविजुअल रेस्ट इन पीस हो जाना है। इट नेवर रेस्ट। आप डेफिनेशन पढ़े होंगे बचपन में, छोटे क्लासेस में, 6th-7th में, ठीक है। हार्ट नेवर रेस्ट। तो उसके पास एसेन होते हैं, सिनो आर्ट्रियल नोड होते हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होते हैं, जिसके पास कंटिन्यूसली इंपल्स जनरेट होता है, जिसके चलते हार्ट मसल्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। फाइन, वो रेस्ट नहीं करता है। आप रेस्ट करते हो लेकिन हार्ट काम करते रहता है, ठीक है। लीवर भी काम करते रहता है, सारे ऑर्गन्स काम करते ही रहते हैं। भोजन नहीं करोगे तो उसके दौरान एलिमेंट्री कैनाल काम नहीं करेगा, और एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड्स काम नहीं करेगा, लेकिन आपका मेमोरी वगैरह काम करता रहेगा, हमेशा ब्रेन काम करता रहेगा, ठीक है। हार्ट काम करता रहता है। और कुछ? सर फास्ट रखने के पीछे सर कोई बायोलॉजिकल रीजन है? किस चीज का? साइंटिफिक? सर फास्ट रखते हैं जो, नहीं समझ पा रहे हैं क्या पूछ रहे हो। सर व्रत रखना। वेट अ मिनट।
हाँ, क्या पूछ रहे हो? सर व्रत रखने के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? अच्छा, व्रत रखने के पीछे, हाँ ठीक है, व्रत रखने के पीछे साइंटिफिक रीजन यही है कि ग्लैंड्स को, एलिमेंट्री कनाल को थोड़ा रेस्ट देना है ना, यही रीजन है, यही रीजन है। एलिमेंट्री कनाल थोड़ा देर रेस्ट करेगा, जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है, पुराना हो रखा है फॉर एग्जांपल, तो उसको पूरा रिलीज आउट होने देंगे, पूरा का पूरा बाहर निकलने जाने देंगे, है ना। फॉर एग्जांपल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टमक में प्रेजेंट है, कहीं पे प्रेजेंट है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको सबस्ट्रेट मिल जा रहा है, फिर से अपना नंबर बढ़ा लिया। तो फास्ट रखेंगे तो क्या होगा, वो सब बाहर निकल जाएगा पूरा, ठीक ना। ठीक है, हम कंज्यूम कुछ नहीं कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग फॉर स्टूल, टॉयलेट बार बार जा रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, जितने भी फूड मटेरियल्स अनडाइजेस्टेड डाइजेस्टेड होगा, वो पूरा पास आउट हो जाएगा, खाली हो रखा है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अब कुछ मिलना नहीं है, वो सभी पास आउट हो जाएंगे या मर जाएंगे, है ना। इसीलिए करा जाता है, करना चाहिए, ये करना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट वंस ए वीक और थ्राइस इन अ मंथ करना चाहिए। वंस ए वीक नहीं कर सकते तो वंस इन फोर्थ नाइट बहुत अच्छी चीज है, करो, है ना। ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा करोगे तो फिर अल्सर हो जाएगा, ठीक है। व्रत पता नहीं, लेकिन फास्टिंग है, साइंटिफिक है। फास्टिंग होने का मतलब रेस्ट देना आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, फाइन। और कुछ? सर बायो में सिर्फ मोर इफेक्टिवली मेमोराइज करने का कोई तरीका है? भूल जाता हूँ जल्दी। भैया याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। डॉक्टर बनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इंजीनियर, है ना। IITN बनना उतना टफ नहीं है जितना MBBS डॉक्टर बनना है ना। तो भैया टफ तो है ये, याद करना, मेमोरी में रखना, इसलिए तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स क्रिएट होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, क्योंकि एक इंडिविजुअल पूरे शरीर के बारे में डिटेल स्टडी नहीं कर सकता, इट इज वेरी वास्ट। सर ये सब स्टडी जो होता है वो अलाइव इंसान पे होता है कि डेड बॉडी पे? कि सबसे पहले तो MBBS में जाओगे तब पता चलेगा यार, पहले जाओगे ना तो फोटो वगैरह दिखाएंगे, हड्डी दिखाएंगे, फिर तुमको डेथ बॉडी से एक्सपोज करवाया जाएगा जो प्रिजर्व्ड है ना। और चूंकि पढ़ाई होता है हॉस्पिटल्स में ही, हॉस्पिटल कम कॉलेज, तो बॉडीज वगैरह आते हैं, नहीं जो लवारिस बॉडी है उसको रखा जाता है हफ्ते 2 दिन, हफ्ते 10 दिन तक, कोई इसको क्लेम नहीं करता है, फिर लाया जाता है, ठीक ना। फीमेल बॉडी का इस्तेमाल नहीं होता है, मेल बॉडी का ही इस्तेमाल होता है ना। दिखाया जाएगा उसी में, वो पास कर जाओगे तो फिर आपको भेजा जाएगा नॉर्मल OTP में होता है, क्या बोलते हैं, OPD बोलते हैं, नॉट OTP, OPD कहते हैं, है ना। उसमें भेजा जाएगा नॉर्मल डिजीज वगैरह को जानने के लिए, खांसी सर्दी जुकाम, है ना, इन सबको जानने के लिए। और कुछ? और कुछ? मेरा भी कोटा पूरा हो गया। अरे यार ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग इम्यूनाइजेशन में, इम्यूनिटी में अगले क्लास में, फाइन। ओके गाइस, देन आई एम साइनिंग ऑफ।